आई नो सारे पेपर्स के लिए पढ़ते पढ़ते आप बिजनेस स्टडीज थोड़ा सा भूल गए हैं, तो ज़रूरत है एक इंस्टेंट रिविजन प्लान की। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप अप रिविजन सीरीज। दिस इज चैप्टर 2 दैट वी आर डूइंग टुडे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 15 से 20 मिनट की वीडियो से आप एक बार पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। सो कीप फॉलोइंग दिस सीरीज। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ CBSE। 6 से 8 नंबर का आता है, बट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से बनते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले मैनेजरियल प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है? इट्स अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन याद रखेंगे, किस लिए? डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर के लिए मैनेजर्स के। जैसे मैंने कहा कि हम कर रहे हैं नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए एक एक्रोनिम है, ग्रेट मैनेजर्स फॉलो यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ग्रेट मैनेजर्स, ग्रेट का है जनरल गाइडलाइंस, यानी कि एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं, इनके वजह से मैनेजर्स को डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ग्रेट मैनेजर्स मेनली बिहेवियरल, ये ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती हैं, इसलिए बिहेवियरल बोली जाती हैं। सेकेंड, थर्ड इज फ्लेक्सिबल ग्रेट मैनेजर्स फॉलो। तो फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई रिजिड नहीं होते रूल्स की तरह, इनको आप जैसे चाहे सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट मैनेजर्स फॉलो यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। अब हम यहाँ पर आएंगे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये वाले जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं यूनिवर्सली हर टाइप की कंपनी में लग जाते हैं, चाहे स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या एक कॉर्पोरेट कंपनी हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ग्रेट मैनेजर्स फॉलो यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हर प्रिंसिपल को लगाने का या ना लगाने का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, राइट? जैसे कि अगर कंपनी में रोज लोग लेट आ रहे हैं ऑफिस, तो आपने प्रिंसिपल लगा दिया डिसिप्लिन कि अगर आप लेट आएंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, राइट? या आपकी सैलरी कट होगा। तो देयर वाज अ कॉज कि लोग लेट आ रहे थे कंपनी में, इसलिए आपने प्रिंसिपल लगाया डिसिप्लिन। अब उसका इफेक्ट होगा, लोग काम पे टाइम पे आएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हर प्रिंसिपल का एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है जैसे फेयोल ने या टेलर ने कंपनीज में जाके काम किया और देखा क्या चीज़ वर्क करती है क्या नहीं, इसलिए प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने थे ये। लास्ट इज कंटेंजेंट। ठीक है, तो कंटेंजेंट का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ होने पे जो हो वो कंटेंजेंट है। ठीक है, आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिए, आपको उसे 100 रुपये वापस देने पड़ेंगे। अगर वो मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता तो आप शायद ना दें। तो कंटेंजेंट मतलब अगर वो मांगेगा तो मैं दूंगा, दिस इज कंटिंजेंसी, कि अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो होगा, राइट? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अभी LPG की सिलेंडर्स की शॉर्टेज होती है तो हम इंडक्शन खरीदेंगे, राइट? तो इट्स अ कंटिंजेंट। ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कंटिंजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कंपनी हर प्रिंसिपल अप्लाई करती है, वो किसी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो प्रिंसिपल्स लगाएगी या नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इसका एक एक्रोनिम है, तेरे सर सड़ऊ हैं। ठीक है, तेरे सर सड़ऊ हैं। आई नो इट्स लिटिल फनी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस तेरे सर सड़ऊ हैं से स्टार्ट करते हैं। तेरे में क्या है? मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। ठीक है, TEER तेरे का, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। तो मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, जितनी भी जहाँ पे भी मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है किसी MBA स्कूल में या पढ़ाई कराई जा रही है या किसी भी मैनेजमेंट की किसी थ्योरी पे रिसर्च हो रही है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैंने बोला कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तेरे, ठीक है, उसका E, हमने अब तेरे के E लिया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ TEER है, यहाँ पर हमने E ले लिया तेरे। उसका E है एनवायरनमेंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन भी बदलती है और हमें प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है अलग अलग सिचुएशन में। तो इसलिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SR, ठीक है, तेरे सर, SR, सर का SR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं कंपनी में, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे ईमानदार बिजनेस बनते हैं जिससे आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। तेरे सर का I रह गया था, राइट? SR लिया था मैंने, I यहाँ पर था। इनसाइट्स,
तो प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स। अगर मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ और मैं वहाँ काम कर रही हूँ, तो मेरे मैनेजर ने बताया था कि जब मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगाया तो ऐसा हुआ, तो मुझे एक इंसाइट आइडिया आया कि हाँ, अगर मैं भी ऐसा करती हूँ तो शायद ऐसा हो जाएगा। तो प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स। आई इज फॉर इंसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने सर का एस आर था, सर का आई यहाँ पे था, तेरे एक ई, सर आई यहाँ पे सड़ऊ, एस ए डी और ओ यू। ये मैंने एक्रोनिम ऐसा इसलिए बनाया बिकॉज इसके जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है वो थोड़े डिफिकल्ट हैं लर्न करने के लिए। SAD का है साइंटिफिक डिसीजंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर हम कंपनी में लगाते हैं तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत साइंटिफिक होते हैं, मतलब फुल प्रूफ होते हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ होने का सवाल नहीं होता है। जैसे अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगाएंगे और सब लोग एक ही दिशा में काम करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, इट्स अ साइंटिफिक डिसीजन, राइट। आगे बढ़ते हैं ओ यू इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप अब जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंपनी में लगाते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर रहे हैं और अच्छे से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका एक्रोनिम है तेरे सर सड़ऊ है। 6 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, समझ गए ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ऑफिस यूज़ में काम आने वाले प्रिंसिपल्स हैं, एक ऑफिस लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने फेयोल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही नहीं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे भी काम किया हुआ है। एंड ही वाज द फर्स्ट थियरिस्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने उन फंक्शंस को प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल कहा था, पर उनका वैसे अगर हम नाम देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। पर इन्होंने कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बोला था कंट्रोलिंग को, और डायरेक्टिंग को इन्होंने कमांड बोला था। ठीक है, नाम अलग था। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से 4 फंक्शंस हेनरी फेयोल ने आइडेंटिफाई किए थे। आगे बढ़ते हैं, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स जल्दी जल्दी से करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। एक स्पेशलिस्ट हर काम के लिए हायर किया जाता है जो उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, और विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। विच प्रिंसिपल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, तो आप यहाँ बोलेंगे डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, दोनों ही जगह पर डिविजन ऑफ वर्क अप्लाई हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्रिंसिपल है, ये कहता है अथॉरिटी होती है राइट टू गिव ऑर्डर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन टू वर्क। यानी कि अथॉरिटी आप किसी को काम दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको किसी का काम करके सबमिट करना है, कंप्लीट करके, राइट। तो अब उसमें क्या कहता है, इस प्रिंसिपल में फेयोल कहता है कि भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कमेंसुरेट, शुड बी बैलेंस्ड, देयर शुड नॉट बी टू मच ऑफ अथॉरिटी। अगर आप ज़्यादा किसी को अथॉरिटी दे देंगे, यानी कि ऑर्डर करने की पावर बहुत ज़्यादा किसी को दे देंगे, तो वो मिस यूज़ करता है पावर का, विच लीड्स टू एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। उसको बोला गया है एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, कीवर्ड, राइट। उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड, डिससैटिस्फाइड इन द कंपनी, और वो काम छोड़ के चला जाएगा। आप किसी को सारा दिन काम बोलेंगे तो वो परेशान हो जाएगा और वो काम छोड़ के चला जाएगा। So not too much of authority and not too much of responsibility, right? They should be balanced, commensurated with each other. नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। डिसिप्लिन कहता है ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। 2 चीज़ का कहना मानना है आपको, एक जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ के रूल्स, और दूसरे जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे आपने साइन किया था जब आप कंपनी में आए थे एज एन एम्प्लॉय, वो। इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन कहता है हर लेवल पे कंपनी में अच्छे बॉसेस होने चाहिए, अच्छे बॉसेस जो बहुत क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स करें और जुडिशियस एप्लीकेशन करें पेनल्टीज़ का। किसी को सज़ा दें तो बहुत सोच समझ के दें, जुडिशियस तरीके से, राइट। और अच्छे फेयर होने चाहिए, सबके लिए फेयर होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन अनदर। यानी कि डिसिप्लिन कहता है कि आप एक दूसरे की, वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे और अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे। मैंने कहा मैं इतनी यूनिट्स का काम करके दूंगी तो करूंगी एज अ वर्कर, और मैंने कहा मैं आपको इतनी सैलरी दूंगी एज अ मैनेजर तो आप इतनी सैलरी उनको देंगे। सो यू आर ऑनरिंग द कमिटमेंट्स, राइट। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एवरी पर्सन शुड हैव ओनली वन बॉस ऑन हिज हेड। एक इंसान के सर पे
एक ही बंदा होना चाहिए काम देने के लिए, ये नहीं कि 2 लोग उसको काम बोल रहे हैं, 4 लोग उसको काम बोल रहे हैं, which will lead to inefficiency, right? So each participant should receive orders from only one superior. अगर ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है तो अथॉरिटी के अंडरमाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो केस स्टडी में आता है, डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी, ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड। ठीक है, अगर एक कंपनी है जहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? एमसीक्यू में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड नॉट बीइंग फॉलोड इन अ कंपनी। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तो कहाँ पर अथॉरिटीज अंडरमाइंड होगी, अथॉरिटी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, डिसिप्लिन जेपर्डी में होगा, यानी कि डिसिप्लिन डगमगा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड हो जाएगा कंपनी का पूरा, स्टेबिलिटी थ्रेटेंड हो जाएगी, कंपनी जिस तरीके से चल रही थी वैसे चलेगी या नहीं चलेगी पता नहीं। द प्रिंसिपल रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? यूनिटी ऑफ कमांड। पिक्चर भी देख लीजिए आप यहाँ पर। डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय है तो उसके सर पे 2 बॉसेस नहीं होने चाहिए, डुअल सबॉर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। दिस इज टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं 5th प्रिंसिपल्स पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा 5th प्रिंसिपल है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। सब लोग एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही जैसा काम करेंगे। दे शुड बी कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड, वर्किंग टुगेदर, है ना। यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक्शन यानी कि सबका एक्शन कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, सब एक ही तरीके से काम करेंगे कंपनी के भले के लिए। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज। हर डिवीजन को खुद के रिसोर्सेज और इंचार्ज दिए जाएंगे ताकि सबको यही बताया जाए कि हमें कंपनी को इतना प्रॉफिट दिलाना है, इतनी सेल्स बढ़ानी है, ये बताया जाए। आगे बढ़ते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अपने इंटरेस्ट, अपने फायदे को एम्प्लॉय को नीचे कर लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी गिवन अ प्रायोरिटी। किसका फायदा देखना चाहिए? कंपनी का फायदा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसका फायदा, जनरल इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी देंगे। इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए एम्प्लॉयज से, ठीक है, कम से कम सैलरी देके, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर। मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉय एट कॉम्पिटिटिव सैलरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये प्रिंसिपल क्या सिर्फ ये बोलता है कि आपको पैसा मिलना चाहिए एज एन एम्प्लॉय? नहीं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहता है पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आपने मुझे कहा इस काम के 10,000 रुपये लगेंगे, बट अगर मुझे नहीं लगता है वर्थ इट है तो मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगी। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी फेयर होना चाहिए और एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होना चाहिए। इट शुड गिव अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पर्सन, है ना, और विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। दोनों बातें होनी चाहिए। अगर मैं किसी को काम पे रख रही हूँ और उसे पैसा दे रहे हैं तो उसको भी उस पैसे से एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, वो अपना घर चला सके। सेकेंडली, मैं भी उतने पैसे देने के लिए उसे लायक हूँ। आई शुड बी एबल टू पे हिम। अगर मैं उसे उतने पैसे नहीं दे पाऊंगी तो इट्स अ चीटिंग ऑन माई फ्रॉड। तो रेम्यूनरेशन शुड बी ऑन बोथ हैंड्स। उसके बाद ये कहता है कंजीनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो अंडर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल कंपनी के अंदर देना और अच्छे रिलेशंस वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, फ्रेंडली रिलेशंस, डराने नहीं है एम्प्लॉयज़ को, आपको अच्छे से रखना है, केयर करके। तो ये सब कुछ रेम्यूनरेशन के अंडर आता है। गुड कीवर्ड्स केस स्टडी में पूछ सकता है, भाई कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिल रहा है एक एम्प्लॉय को, कौन सा प्रिंसिपल है बताओ? रेम्यूनरेशन, ठीक है। पैसे की कोई बात नहीं होगी तब भी रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आगे बढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहता है जब सारी अथॉरिटी एक ही जगह पर होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन लेने की शक्ति अगर एक ही इंसान को दी गई है कंपनी में तो इसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आपने यहाँ पर, ये आपकी कंपनी के हेड है, पर यहाँ पर लेट्स से ये सारे कंपनी के टीम मेंबर्स हैं इसके, और इन सबको आपने कुछ कुछ अथॉरिटी दी है काम करने के लिए, उनको राइट दिया है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, तो उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट अगर यही सारे डिसीजंस ले रहे हैं और इनको कोई भी अथॉरिटी नहीं है तो बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, ठीक है।
बैलेंस subordinate involvement through decentralization with managers retention of final authority through centralization. अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है? सेंट्रलाइजेशन समझ आ गया, मुझे डिसेंट्रलाइजेशन समझ आ गया मैम, पर व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल? तो एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल है कि भाई दोनों के बीच में ना एक बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में. आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कीजिए, सबसे उनका ओपिनियन पूछिए, सबसे पूछिए कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है. फाइनल डिसीजन आप सेंट्रलाइजेशन से ही लो, अपनी अथॉरिटी इन्फोर्स करो, बट यू शुड टेक ओपिनियंस ऑफ एवरीवन, ताकि सबको लगे हाँ मेरी भी वैल्यू है कंपनी में. तो वहां पर आप डिसेंट्रलाइजेशन दिखा दीजिए. ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं यहां पर. आगे बढ़ते हैं. स्केलर चेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस पे अकेले पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क का कितनी बार. फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स. हाईएस्ट टू लोएस्ट, जो टॉप पे काम कर रहा है और जो नीचे लेवल पे काम कर रहा है. जब लाइन ऑफ अथॉरिटी कहाँ से फ्लो करेगी? सबसे ज़्यादा अथॉरिटी कहाँ होती है? टॉप पे होती है. सबसे कम अथॉरिटी कहाँ होती है? नीचे होती है ना, नीचे वाले लेवल पे, राइट. वर्कर्स के पास ज़्यादा डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है, वो डिसीजन लेने की पावर मैनेजर्स के पास होती है ना, बॉसेस के पास होती है. तो इट सेज कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स. तो भाई स्केलर चेन में हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी को बताएगा. तो हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल पे कम्युनिकेशन फ्लो करती है, ठीक है. अब ये बोलता है कि भाई गैंग प्लैंक एक कॉन्सेप्ट है. अब कोई इमरजेंसी आ गई तो ए, अगर डी फैक्ट्री में आग लगी है, डी को पता है फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसे अगर ए को बताना है तो क्या वो पहले जाएगा सी को, बी को, फिर ए को बताएगा? नहीं. ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में डी फटाफट से दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे को जी को बताएगा जो उसी के लेवल पे है, एंड देन बोथ वुड ट्राई टू स्प्रेड द कम्युनिकेशन अपवर्ड्स, जिससे कम्युनिकेशन जल्दी पहुंचेगी ऊपर तक. तो कम्युनिकेशन डिले ना हो, शॉर्टर रूट बोला गया है इमरजेंसी के केस में, राइट. तो इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक. स्केलर चेन, गैंग प्लैंक. आई होप सबको क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर. अब ऑर्डर का क्या मतलब है कि पीपल या मटेरियल, कुछ भी हो भाई कंपनी में, हर चीज़ अपनी एप्रोप्रिएट जगह पर होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें अचीव हो पाए. सो पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस टू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन इट्स ओन प्लेस. हर चीज़ की कोई जगह होती है और वो अगर जगह नहीं होगी तो कंपनी में केओस और कंफ्यूजन होगा, इसलिए वी शुड हैव द ऑर्डरलीनेस. नेक्स्ट इज इक्विटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी. इक्विटी क्या कहता है? क्या इक्विटी कहता है कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसी सैलरी मिलेगी? नहीं. इक्विटी बोलता है गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉइज. फेयरनेस की बात कर रहा है भाई, जो जितना काम कर रहा है, जो जिस लेवल पे है, जिसकी जैसी स्किल्स हैं, उसको फेयर ट्रीटमेंट मिले, उसको उस हिसाब से फेयरली ट्रीट किया जाए. काइंडलीनेस और जस्टिस मिले, सबको एम्पैथी के साथ देखा जाए, दया के साथ देखा जाए, और सबको न्याय मिले. सबके लिए मैनेजर का जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ आपके लिए लॉयल्टी और डिवोशन देंगे, यानी कि वो आपकी कंपनी से सालों साल जुड़े रहेंगे और बहुत डिवोटेड रहेंगे, आपकी कंपनी की ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे. फ्योल डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स. अब डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरों के लिए दया करते करते कि भाई आपकी कंपनी में कोई बंदा कुछ गलत करे आप उसको पनिश ना करो. नहीं, वो कहता है फोर्स लगा सकते हैं हम कभी कभी, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय लेजी है, लेजी पर्सनल शुड बी डेल्ट विथ स्टर्नली टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट. अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको पनिश भी कर सकते हैं, डांट फटकार भी सकते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई मैनेजमेंट सबके लिए बराबर है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है. नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, ये इसकी सबसे वैसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्रिंसिपल की, कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी. ठीक है, तो आप किसी भी बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ को लेके भेदभाव नहीं करेंगे. अगला प्रिंसिपल है 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. अब यहाँ पे पर्सनल का मतलब है आपकी वर्कर्स, यानी कि आपके जो भी लेबर है, जो भी वर्कर्स है आपकी कंपनी के, वो स्टेबल रहें, वो आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाएं. एम्प्लॉय टर्नओवर जो शब्द का यूज़ किया गया है उसका मतलब है लोग आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं.
तो एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, कम होना चाहिए. मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. एम्प्लॉय शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि वो काफी लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहें. दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स. किसी बंदे को काम करते हुए आपकी कंपनी के साथ 6 महीने हुए और वो बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं इंक्रीज कर पाया है तो आप उसे फायर कर दें. इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. अब यहाँ पे यही है कि आपको एम्प्लॉयज़ को टिका के रखना है, उनको टाइम देना है उनको परफॉर्म करने के लिए, राइट. एनी एडहॉकिज्म, अब ये कीवर्ड है एडहॉकिज्म. एडहॉकिज्म यानी कि बार बार अगर आप एम्प्लॉयज़ को बदलेंगे, एम्प्लॉयज़ बहुत कम कम समय के लिए काम करेंगे तो जिससे क्या होगा, कंपनी में इंस्टेबिलिटी, एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि भाई इस कंपनी में तो कोई टिकता ही नहीं है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता. ठीक है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई. बार बार लोग काम छोड़ेंगे, नए लोग आएंगे तो क्या होगा, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ेगा तो और पछड़ा है. तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हर कंपनी को भाई लगा लेना चाहिए चुपचाप. अब हम बात कर रहे हैं 13th प्रिंसिपल ऑफ फेयोल की, विच इज इनिशिएटिव. प्रिंसिपल का नाम है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव कहता है कि भाई सबको एक ऐसा मौका देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से आगे आए, अपने खुद से प्लान्स लगाएं, अपनी खुद से इम्प्रूवमेंट्स, अपने आइडियाज़ दें. सो इनिशिएटिव इज़ दैट कि आप एक खुद को सेल्फ मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को कि आप कुछ काम करें अच्छा कंपनी के अंदर. तो इनिशिएटिव होना चाहिए. इट्स वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन. वो कहता है जो भी कंपनी में इनिशिएटिव लेता है, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है. हेनरी फेयोल ने बोला है. एंड इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी. एट द सेम टाइम आप ऐसा भी कुछ अटपटा नहीं करेंगे जो कंपनी की पॉलिसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है. तो इनिशिएटिव सिंपल सी बात बोलता है कि भाई एक आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहें, प्रोएक्टिव रहें, चुस्त रहें कंपनी में और काम करने के लिए तत्पर रहें. अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम. ये इसका कीवर्ड है, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम. ठीक है. अभी एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होता है एक बेसिकली एक बॉक्स लगा दिया और वहाँ पर एनोनिमसली लोग जब अपने सजेशन लिख के डालते हैं कि कंपनी में ऐसा होना चाहिए, कंपनी में एक टी ब्रेक होना चाहिए लेट्स से या कुछ भी, तो वो भी एक इनिशिएटिव है कि अगर एक कंपनी एनकरेज कर रही है कि लोग इनिशिएटिव लें और खुद से आगे बढ़कर कुछ करें. ठीक है. अब हम कर रहे हैं 14th प्रिंसिपल विच इज एस्पेरिट डी कॉर्ब. अब इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज. एस्पेरिट डी कॉर्ब्स टीम की बात करती है कि भाई एकता बनी रहे, लोगों में शांति रहे. जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोच का भी काम यही होता है कि स्पिरिट डी कॉर्प्स अप्लाई हो, कि सारे प्लेयर्स में यूनिटी हो, हार्मनी हो और वो टीम इंडिया के लिए खेले. राइट. मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड नॉट बी एबल टू यू वुड नॉट बी एबल टू रियलाइज योर ऑब्जेक्टिव्स. आप काम नहीं कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप साथ मिलकर काम नहीं करते हैं. सो मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी आपसे पूछ सकता है केस स्टडी में या कैसे भी कि आई विद वी रिप्लेस करने वाला जो कीवर्ड है कौन से प्रिंसिपल का है, बताओ कहाँ पर हो रहा है ये. तो एस्पेरिट डी कॉर्प्स में हो रहा है रिप्लेसिंग आई विद वी एंड फोस्टरिंग दिस इन ऑल द कन्वर्सेशंस विद वर्कर्स. यानी कि जब आप अपने वर्कर से बात करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉन्ट कंपनी टू अचीव दिस, we all want the company to achieve this, we all should do this, we are doing good. इस तरह से बात करी जाती है. ठीक है. अब ये कहता है इट मिनिमाइजेस द यूज ऑफ पेनल्टीज. तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मिनिमाइज करता है नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज, क्योंकि जब सब लोग मिलके काम करेंगे एक ही डायरेक्शन में खुशी खुशी तो गलत काम नहीं हो रहा होगा और पेनल्टीज की यूज नहीं करना पड़ेगा. पेनल्टीज कहाँ पढ़ा था हमने, डिसिप्लिन में, याद है ना. इसी के साथ खत्म होते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स. अब हम बात करते हैं टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि एक वो तरीका काम करने का जो सबसे सही है, सबसे साइंटिफिक है. यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं. इसको क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को. ठीक है. उसके बाद ये जैसे हमने हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, बट टेलर जो हैं, टेलर इज मोर अबाउट फैक्ट्री लेवल, ऑपरेशनल लेवल. ठीक है. सुपरवाइजरी लेवल पे जो प्रिंसिपल्स लगते हैं उनकी बात करते हैं. ठीक है. और मैक्स वेबर का भी जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपनी थ्योरी दी है और हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है. ठीक है. टेलर ने फैक्ट्री लेवल पे साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाने की बात की है. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what your men want to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम कराना है अपने वर्कर्स से ऑफिस में या फैक्ट्री में और एग्जैक्टली वही काम आप उनसे निकलवा लें
बिल्कुल सस्ते और बेस्ट तरीके से, चीपेस्ट एंड द बेस्ट वे यू गेट द वर्क डन विद योर वर्कर्स. दैट इज व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. स्टार्ट करते हैं टेलर के, FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से. सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो कहता है कि हर काम को करने का एक तरीका होता है और जो बेस्ट तरीका होता है काम करने का, जो भी बेस्ट तरीका है उस काम को करने का, आप वो अडॉप्ट कीजिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे. दैट शुड बी अडॉप्टेड. नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. सबसे पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी का फायदा नहीं होगा, ना तो वर्कर्स का और ना मैनेजमेंट का. काम हो नहीं पाएगा और वर्कर्स भी दो पैसे नहीं कमा पाएंगे. दे बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट. मैनेजर को समझना चाहिए वर्कर इंपॉर्टेंट है, वर्कर को समझना चाहिए मैनेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई मेंटल रेवोल्यूशन की बात करता है. मेंटल रेवोल्यूशन मतलब हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है. मैनेजर को वर्कर की इज्जत करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि ही इज इंपॉर्टेंट फॉर माई कंपनी. एंड वर्कर शुड ऑल्सो फुलफिल ऑल हिज ऑब्लिगेशन. उसने जो उसको बोला था कि मैं इतना काम करके दूंगा आपको, उसे समय पे अपना काम डिलीवर करना चाहिए ईमानदारी के साथ. सो बोथ शुड लाइक रेस्पेक्ट ईच अदर एंड शेयर द प्रोस्पेरिटी. इसको जापानीज वर्क कल्चर भी बोला जाता है, जो ये एक वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक रेस्पेक्ट होती है. दिस इज मोर लाइक जापानीज वर्क कल्चर. There is complete openness between the management and workers in harmony, not discord. थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं हम टेलर के. वो कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मिलजुल के काम करेंगे, कंप्लीट कॉपरेशन, राइट. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये कुछ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जैसा ही लगता है प्रिंसिपल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इसके अंदर भी यही है कि बोथ शुड रियलाइज ईच वंस इंपॉर्टेंस. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन लेने चाहिए एम्प्लॉयज से मैनेजर्स को. उसके बाद ये भी बोलता है ये कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते वक्त, जैसे आप कंपनी में कोई बड़ा बदलाव ला रहे हैं तो आप लोगों को साथ लेके चलिए, कॉपरेशन, ना कि अपने डिसीजंस उन पे थोपिए, राइट. उसके बाद एक बात और ये कहता है कि इसको एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है. तो अगर आपको एक कीवर्ड यूज किया जाए पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ट्रिकी लग रहा है, कि मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के लिए माता पिता के समान है, पेरेंट्स के समान है, राइट. तो इट्स मोर ऑफ पैटर्नल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कि दे टेक केयर ऑफ यू लाइक योर ओन चिल्ड्रन, दे टीच यू हाउ टू वर्क इन द कंपनी. दैट्स अगेन जापानीज कल्चर. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी जापानीज कल्चर की बात की और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी हमने जापानीज कल्चर की बात की है. आगे बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ टेलर, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. आप एक इंसान को उसके हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, सक्सेस मिले, ऐसा आपकी कंपनी में माहौल होना चाहिए कि आप लोगों को ऊंचाइयां छूने पे, मतलब यू सपोर्ट देम टू टच द हाइट्स, राइट. दैट्स हाउ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. यानी कि ये कहता है कि भाई जो भी एक कंपनी की तरक्की है वो तभी हो सकती है जब आप एक इंसान की, जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी तरक्की के बारे में सोचें. तो आपको इस तरीके से करना है अपना काम कि आपके एम्प्लॉय इस तरह से सिलेक्ट करे जाएं कि वो सबसे एफिशिएंट लिए जाएं. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. तो सिलेक्ट करते वक्त ही आप साइंटिफिकली सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको जो काम देंगे उसके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देंगे. और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके प्रॉपर वर्कशॉप्स लेंगे, ताकि वो उस काम को अचीव करके अच्छे से पैसा कमा पाए, प्रॉस्पेरिटी ले पाए. और वो प्रॉस्पेरिटी आप तक भी पहुँचे, कंपनी तक. वो तभी होगी जब आप एक एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करेंगे, राइट. तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब यही है कि आप अपने एम्प्लॉय में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए उसकी, तभी जाके वो आपकी कंपनी तक प्रॉस्पेरिटी ला पाएगा. हमने 4 प्रिंसिपल्स कर लिए टेलर के. अब उसकी बात आती है टेक्निक्स की. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारी सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप की. फंक्शनल फोरमैनशिप मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं. आई विल अटैच द लिंक इन दिस वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग वेरी क्लियरली, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट क्विकली अगेन. कि एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, यहाँ पर देखिए यूनिटी ऑफ कमांड डिफीट हो रहा है, राइट. क्योंकि एक ही इंसान के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं अंडर. तो यहाँ पर 2 तरीके से हमने इंचार्जेस बनाए हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज इज फर्दर बाइफिकेटेड इनटू 4 टाइप्स. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है.
रूट क्लर्क जो बताता है कहाँ से कहाँ जाना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम एंड कॉस्ट शीट्स बनाते हैं, डिसिप्लिनेरियन जो चेक करता है काम सही से हो रहा है नहीं, प्रोडक्शन इंचार्ज क्या क्या है उसमें 4 अगेन फिर से 4 बाइफिकेशन हैं, स्पीड बॉस स्पीड इंश्योर करता है काम की, गैंग बॉक्स इंश्योर्स की ऑल द tools and equipments that are required are there, repairs boss make sure that everything is working properly, if not then it gives it to repair, inspector checks the quality of the work, right, and उनके अंडर वर्कर्स हैं। तो ये हमारे 8 फोरमैन हैं जिनकी बात टेलर ने की है कि एक फैक्ट्री लेवल पे अगर प्लानिंग और प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट बना दिए जाएं तो उनके अंडर हमें 8 फोरमैन की ज़रूरत है और उनका अलग अलग रोल और काम है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, नेक्स्ट टेक्निक ऑफ टेलर, जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन कहता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी एक्टिविटी, हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क तरीका होगा, बेस्ट से बेस्ट तरीका, सबको वही फॉलो करना है, उसे स्टैंडर्डाइजेशन बोला गया है। चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, मटीरियल की, मशीनरी की, रॉ मटीरियल की, एवरीथिंग हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज्ड विच हैज़ टू बी एडहर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ताकि कोई भी इंफीरियर क्वालिटी का काम ना हो। आगे बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन एलिमिनेट करता है सुपरफ्लुअस वैरायटी, साइजेस एंड डायमेंशंस को कंपनी के अंदर। यानी कि अगर आप लेट्स से बासमती राइस बनाते थे और उसमें 5 वैरायटीज थी जिसमें से 2 बिकती ही नहीं थी, तो आपने उनको हटा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। मल्टीपल वेराइटीज को आपने हटा के अपने प्रोसेस को सिंपल रखा ताकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो, उसे सिंप्लीफिकेशन बोला गया है। आगे बढ़ते हैं मेथड स्टडी। नाउ जो वर्क स्टडी की बात स्टार्टिंग में करी थी वही वर्क स्टडी के टाइप्स हम करेंगे। मेथड स्टडी है फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, सबसे बेस्ट मेथड क्या है किसी काम को करने का, उसे फाइंड करना इज मेथड स्टडी। जैसे कि असेंबली लाइन में होता है जब गाड़ियाँ असेंबल होती हैं, ठीक है, हम क्यों करते हैं मेथड स्टडी? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। मुझे ये चाहिए कि वो मेथड हमारी कंपनी प्रोडक्शन में लगाए जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी A1 हो, कॉस्ट सबसे कम बने ताकि हम कॉम्पीट कर पाए मार्केट में, और कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। अगला आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या करता है? इट स्टडीज द मूवमेंट्स, जैसे कि लिफ्टिंग, पुलिंग, ठीक है, सिटिंग, या फिर changing any machinery part or changing position. So every movement is studied in the motion study when a worker is working in a factory setup. और वो मोशंस जो अननेसेसरी हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनसे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको एलिमिनेट करा जाता है ताकि जॉब की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। इसे हमने मोशन स्टडी का नाम दिया है। इसमें 3 तरीके के मोशंस आइडेंटिफाई करे जाते हैं, मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर इंसिडेंटल एंड मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव। तो 3 तरीके की मूवमेंट्स हो सकती हैं, जो काम आ रही हैं, जो बिल्कुल काम नहीं आ रही हैं, और जो इंसिडेंटल हैं, काम करते करते होना ही है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टाइम निकालने की जो टेक्निक है उसको बोला गया है टाइम स्टडी, जो ये बताती है कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग अ चैप्टर, रिवाइजिंग अ चैप्टर, तो उसको रिवाइज करने में आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम, वो टाइम स्टडी है, ठीक है। अब टाइम स्टडी कोई भी कंपनी क्यों करेगी? ये जानने के लिए कि मुझे कितने लोगों के काम करने की ज़रूरत है, ताकि मैं एक सूटेबल इंसेंटिव प्लान बना पाऊँ, हाउ मच पेमेंट आई नीड टू गिव, बिकॉज इफ आई नो how many workers I need for how many days or months, then I would know कि मुझे कितनी मेरी खर्चा आएगा लेबर का। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग का लिटरल मीनिंग जो होता है वो थकान होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने कितने इंटरवल में हमें एम्प्लॉयज़ को रेस्ट देना है, बिकॉज दे नीड टू टेक अ ब्रेक सो दैट देयर एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज्ड। अगर एम्प्लॉय टायर्ड होगा, फटीग होगी उसको, तो वो प्रॉपर 100% नहीं दे पाएगा काम करने के लिए, राइट? तो इसलिए वी नीड टू फाइंड एंड वी नीड टू रिमूव सच हिंड्रेंसेस एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट प्रॉपर ब्रेक्स आर गिवन टू द एम्प्लॉयज। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये कहता है कि टेलर कहता है कि मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में, इसलिए वो एफिशिएंट वर्कर्स को ज़्यादा पे करना चाहता है। तो एफिशिएंट वर्कर्स का जो पर यूनिट प्राइस होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। अगर आपको 10 यूनिट बनाने के लिए आज बोला था और आपने कम समय में 10 यूनिट बना दी, या लेट्स से 10 यूनिट की जगह 12 यूनिट बना दी, तो आपको अच्छा पे मिलेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु टुक फुल टाइम एंड जस्ट मेक 10 यूनिट्स, राइट? नाउ अगर हम बात करें कंपैरिजन की फेओल और हेनरी फेओल और FW टेलर के, तो फेओल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पर ऑफिस स्पेस में लगाए जा सकते हैं। और टेलर की जो प्रिंसिपल्स हैं
वो बहुत ज़्यादा ऑफिस लेवल के नेचर के हैं, प्रोडक्शन लाइन के हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपीरियंस के बाद बने हैं और टेलर के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट के बाद बने हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई होता है, पर टेलर के प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड डिफीट होता है, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है कि एक ही फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 8 फोरमैन हमें चाहिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड वहाँ डिफीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज like and subscribe and keep watching the top up series for quick revisions.